डियर फ्रेंड्स, सोशल साइंस पार्ट 1 का सॉल्यूशन देख रहे हैं आप। पूरा का पूरा पीडीएफ में सॉल्यूशन मिलेगा। इससे पहले सारे के सारे सॉल्यूशंस आपके बना दिए गए हैं और एक आधे जो बचे हुए हैं वो भी आपके अपलोड किए जा रहे हैं। तो समय रहते ही पढ़ाई कर लें। और सभी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10th क्लास की प्लेलिस्ट जो आपकी है, हरियाणा बोर्ड 10th क्लास पेपर्स के नाम से जो प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें आपको पार्ट 1 पार्ट 2 के सभी के आंसर्स पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखना, प्यार से देखना, समझ के देखना, ताकि आपको इस वीडियो का पासवर्ड पता चल सके और इस वीडियो को आप डाउनलोड कर सकें, यानी कि इस पीडीएफ को आप पूरा का पूरा प्राप्त कर सकें आंसर के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के पहले पार्ट से, जो कि हिस्ट्री सेक्शन का है पहला क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया आपसे एक्ट ऑफ यूनियन क्या था, यानी कि एक्ट ऑफ यूनियन को क्या बोला गया था। तो एक्ट ऑफ यूनियन सिंपल था। ये क्या था, ये आपका दो अधिनियमों को एक साथ कर दिया गया था। इसमें अधिनियम जो पारित हुए थे, तो एक तो इंग्लैंड की संसद द्वारा पारित किया गया था और एक स्कॉटलैंड की संसद द्वारा पारित हुआ था। ठीक है, तो कौन सा पास हुआ था? एक तो यूनियन ऑफ स्कॉटलैंड के द्वारा पारित हुआ था और एक ये आपका इंग्लैंड एक्ट के द्वारा पार्लियामेंट से पास हुआ था। तो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जो द्वारा जो संघ कानून पास हुआ था, एक तो 1706 में हुआ था और एक 1707 में हुआ था। तो उन्हीं को हम जो एक्ट ऑफ यूनियन बोलते हैं। ठीक है, बस सिंपल है। ये दो दो एक्ट्स का वो है, मिलाप है। इसके आगे सेकंड जो क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, ये आपको बताना है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय आइडिया ऑफ सत्याग्रह। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सॉल्यूशन है, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सत्याग्रह के विचारों में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज हो, इस पर जोर दिया गया था। इसका अर्थ ये था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। यानी कि गांधी जी बिलीव करते थे कि जो ट्रुथ के साथ है और फाइट करता है अगेंस्ट इनजस्टिस, देन देयर इज़ नो नीड ऑफ फिजिकल फोर्स एंड सत्याग्रही कैन विन द फाइट विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ नॉन वायलेंस। ठीक है, वो लड़ाई करने के बजाय आराम से शांति से जीत सकता है। ये था सत्याग्रह। इसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे यूरोप में वुड ब्लॉक यानी काठ की तख्ती वाली छपाई 1295 के बाद आई। इस कथन की पुष्टि, मतलब क्यों आई इतनी लेट, इसके 3 कारण आपको बताने हैं। तो इसका आंसर जो है 3, वो आप इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए देख सकते हैं आराम से। पहला कारण था 1295 में मार्क पोलो नामक महान खोजी यात्री चीन में काफ़ी सालों तक खोज करने के बाद इटली वापस लौटा। मार्क पोलो चीन के आविष्कारों की जानकारी लेकर इटली आया था। ठीक है, इसका दूसरा है 1225 में पूर्व यूरोप वुड ब्लॉक प्रिंट की छपाई से अवगत नहीं था। ठीक है, और उसके अलावा वुड ब्लॉक प्रिंट जो है वो तख्ती की छपाई यूरोप में सन 1225 तक नहीं आने का मुख्य कारण था कि कुलीन वर्ग, पादरी और भिक्षु संघ पुस्तकों की छपाई को धर्म के विरुद्ध मानते थे। ये सब चीज़ें आपको लिखना है। यही चीज़ मैंने यहाँ इंग्लिश में भी सेम टू सेम लिखा है, बस थोड़ा सा चेंज किया गया है। ठीक है, तो आप इसको आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसका अथवा पाठ जो पूछा गया था, तो नेपोलियन की आचार संहिता पर एक नोट आपको छोटा सा लिखना था। तो नेपोलियन ने मतलब क्या किया था, उसकी आचार संहिता से क्या लाभ हुए थे, हानि हुए थे, वो सारे आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखने थे। तो मैंने यहाँ पे 7-8 पॉइंट लिखे हैं। आपको केवल 2 से 3 पॉइंट, 4 पॉइंट ही आपको याद करने हैं। तो जो आपको ईजी लगता है वो आप इसको याद कर सकते हैं। ध्यान रखना है आपको, इंग्लिश मीडियम के लिए भी यहाँ पे आंसर है 7 पॉइंट है। 7 में से आप 4 से 5 याद रखेंगे, यानी सातों याद रखेंगे तो आपको 4 या 5 याद रहेंगे, क्योंकि आप 1-2 जरूर भूल जाते हो। इसके बाद में राजनीति विज्ञान का आपका पार्ट आता है, जिसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्या होता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन पावर क्या होता है, जो है निम्न स्तरीय प्रबंधकों को शक्तियों के प्रसार से होता है। यानी कि हाई पावर की शक्तियां जो है स्मॉलर यूनिट्स को दी जाती है, तो उस प्रोसेस को हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। आराम से आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको केवल समझा देता हूँ। इसके बाद में पांचवा जो क्वेश्चन है, लोकतंत्र को सबसे बेहतर क्यों बताया गया है। क्योंकि इसमें जो है जो जनता है वो सरकार से जवाबदेह के रूप में जवाब मांग सकता है और उसको जवाब देना जरूरी है। लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है, क्योंकि वो परामर्श और चर्चा पर आधारित है।
और लोकतंत्र मतभेदों और संघर्षों से निपटाने के लिए एक विधि प्रदान करता है, कानून बनाता है। और मतभेद होने के लिए जो भी कोई दिक्कत है तो क्योंकि हर कोई मतभेद तो रहता ही है, इसीलिए वो एक नियम बनाता है। लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है क्योंकि राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। ये सब चीज़ें हैं जो बेस्ट डेमोक्रेसी जो कहलाती है गवर्नमेंट की, ठीक है। तो ये इंग्लिश में भी लिखा गया है, आराम से आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षणों का उल्लेख जो है आपको करना है। तो इसमें लिखित संविधान था और संविधान की सर्वोच्चता, ये सब चीज़ें आपको लिखनी थी। ये आपको एक तो लिखित संविधान है, मेंशन द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं ना फेडरल सिस्टम के, तो इसमें लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, और ये संविधान कैसा है तो कठोर संविधान है, और शक्तियों का इसमें विभाजन भी किया गया है। आप आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। और स्वतंत्र न्यायपालिका है, इसमें किसी का इन्फॉर्मेंस नहीं चलता कि हाँ यार जज तो मेरा जानकार है, चल उसको फांसी पे लटका दे, तो ये भी नहीं है। तो हर चीज़ों को यहाँ पर दे दिया गया है। द्विसदनीय विधानमंडल भी है। इसमें आपका क्या है कि संघ का कोई भी अगर ऐसी वैसी बात है तो उसको हम जो है उसमें डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद में दोहरी सरकार की नीति भी है, तो ये भी एक अच्छी बात है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं हैं, तो यहाँ पर आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो इंग्लिश में भी आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह से रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए एक ही क्वेश्चन के 50 तरह के आंसर लिख सकते हैं आप, आपको पता होगा तो आप इनमें से जितना याद करेंगे थोड़ा सा भूलेंगे, बाकी आपको याद रहेगा। तो आपको याद ज़रूर करना है इन सभी चीज़ों को। इंडिपेंडेंट ज्यूडिशरी जो है आपका, उसके बाद में बिकमेरल लेगिस्लेटर जो है वो भी है आपका लेगिस्लेटर। और इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आपका 7वां जो डुअल गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है। इसी के 8वें पार्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा करना है, यानी कि वेरियस रोल परफॉर्म बाय द पॉलिटिकल पार्टी। तो आपको पता है राजनीतिक दल क्या करते हैं, अपने प्रचार प्रसार के लिए, वो लड़ने के लिए क्या 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 करते हैं, वो सब चीज़ें इसमें आप लिखनी है, लेकिन एक एक्चुअल में हिस्ट्री के हिसाब से, और आप सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं यानी सोशल साइंस के हिसाब से, ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख दें। तो राजनीतिक दल का चुनाव लड़ते हैं और यह कोशिश करते हैं कि चुनाव में उन्हीं का उम्मीदवार जो है उन्हीं का आदमी जीते। और इसी तरह से राजनीतिक दल में देश में व्याप्त समस्याओं को जनता के सामने रख करके जनता में जागरूकता पैदा करता है। ऑब्वियस सी बात है, आपको खुद को नहीं पता है कि आपके आसपास में कौन कौन सी समस्याएं हैं। जब राजनीतिक दल आके भाषण देता है तो आपको पता चलता है कि वहाँ पे ये समस्या है, वहाँ पे वो समस्या है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको इसमें लिखनी थी। ये पॉइंट वाइज हमने लिख दिया। आप जितने पॉइंट्स याद करेंगे उतना बेहतर है। बाद में भूलेंगे तो एक दो पॉइंट कम भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। पर आपको सारे के सारे जो है ये पॉइंट्स याद करने हैं, आपको ज़रूरी है आपके लिए। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैव देयर ओन स्पेशल रोल इन डेमोक्रेसी, उसको इंग्लिश में यहाँ पे लिख दिया गया। उसके पॉइंट सारे जो आपने ऊपर पढ़े थे वही चीज़ जो है नीचे लिखी गई है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो जिसको इंग्लिश में थोड़ी सी समस्या है, इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश में एग्ज़ाम देना है और लेकिन समझ में नहीं आता, तो आप हिंदी वाला भी पढ़ सकते हैं। बहुत बेनिफिट होता है आपको जब हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक साथ सॉल्यूशन मिलता है, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो झारखंड और एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, वो फ़ोन करते हैं, वो बात करते हैं, सर हमारे लिए भी सॉल्यूशन हिंदी और इंग्लिश में ही बनाना, जबकि उनके पास केवल इंग्लिश मीडियम होता है या फिर उनको हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम देना होता है। लेकिन इससे समझदारी जो है ज़्यादा बैठती है दिमाग में कि हमें क्या लिखना है। हम हिंदी में भी पढ़ लेते हैं और इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, तो हमें जो चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इसके बाद ये नंबर आएगा, इसके बाद ये पॉइंट आएगा। इसमें क्या है, याद हो जाता है कहानी की तरह, और फिर हम अपने अपने हिसाब से उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। भूगोल जो है, ज्योग्राफी सेक्शन यहाँ से स्टार्ट है। उत्पत्ति के आधार पर दो संसाधनों के नाम बताने हैं आपको। तो यहाँ पर आपके दो ही संसाधन जो है उत्पत्ति के आधार पर होते हैं, एक जैव संसाधन और एक अजैव संसाधन, यानी कि एक बायोटिक और एक एबायोटिक, ठीक है। ये दो ही संसाधन होते हैं और इनके एग्जाम्पल्स जो है आप चाहें तो कितने भी दे सकते हैं, ये सारे आपके सामने लिखे हुए हैं। उसके बाद में 8वां है, उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। तो ये तो उद्योग तो किसी भी हालत में किसी भी तरह से प्रदूषण ही करते हैं, लेकिन इनके क्या क्या फैक्टर्स है। तो ये वायु प्रदूषण करते हैं, ये जल प्रदूषण करते हैं, ध्वनि प्रदूषण करते हैं, ये सॉइल प्रदूषण यानी मृदा प्रदूषण भी करते हैं। आप चाहे तो उनको लिख सकते हैं, मैंने केवल इतने ही पार्ट आपको बताए हैं। नीचे इंग्लिश मीडियम के लिए वो लिख दिए गए हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे कि
एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन भी होता है। इनकी जो हीट होती है उससे लैंड पोल्यूशन भी करते हैं ये कचरा, जो इनका मलबा जो है फालतू आता है। और ये नॉइज़ पोल्यूशन तो करते हैं। आप किसी भी कंपनी इंडस्ट्री के पास में आपका घर हो, मकान हो, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है मशीनें चलनों की, और जो प्रोडक्ट बनते हैं उनके हिसाब से मशीनें बहुत ज़्यादा आवाज़ करती हैं। आपने कभी अगर इंडस्ट्री के आसपास से गुजरे होंगे तो आपको पता भी होगा। उसके बाद में संसाधन क्या है, मृदा संसाधन की व्याख्या आपको करनी है। तो व्हाट इज़ रिसोर्स, डिस्क्राइब सॉइल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले संसाधन तो एक ऐसा स्रोत है जिसका मनुष्य जो है उपयोग अपनी इच्छा के पूर्ति के लिए करता है, तभी वो संसाधन कहलाएगा। अगर मनुष्य अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कोई चीज़ यूज़ नहीं करता है तो वो संसाधन नहीं होगा। ठीक है। अगर स्मिथ और फिलिप्स के अनुसार जो है भौतिक रूप से संसाधन वातावरण की वे प्रक्रियाएं हैं जो मानव के उपयोग में आती हैं। और जेम्स फिशर के शब्दों में अगर हम बात करें तो संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करती है। तो आपको जो डेफिनेशन याद रखनी है कोई सा भी कर लो, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। इसके बाद में संसाधन में मृदा के बारे में पूछा गया। तो मृदा के बारे में, मृदा एक महत्वपूर्ण संसाधन है, यानी कि मिट्टी में ही खेती होती है और मिट्टी में कई जीव प्राकृतिक आवास भी है। इसके बाद में उसका वर्गीकरण कर देंगे। पहले तो उसके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे। उसका वर्गीकरण में क्या आ जाएगा, आपके कौन कौन सी मिट्टियाँ होती हैं जो कि डिस्क्राइब की गई है। तो इसमें जालोड जालोड होता है, जालोड मिट्टी होती है, इसके गुण लिख देने हैं। इसी तरह से आपके और भी जितने भी काली मिट्टी ब्लैक सॉइल होती है उसको लिख देना है, इसके गुण लिख देने हैं, यानी कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देने हैं। फिर काली, लाल और पीली मिट्टी, और इसके बाद में आप लेटराइट मृदा लिख सकते हैं, मरुस्थली यानी कि आपका डेजर्ट जो है सॉइल उसको लिख सकते हैं। वन मृदा यानी कि आपका फॉरेस्ट जो है वो लिख सकते हैं। मृदा अपर्दन और संरक्षण जरूरी है, वो आपको मृदा के बारे में सब कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद में इसी का सॉल्यूशन जो है इंग्लिश मीडियम के लिए, एवरीथिंग अवेलेबल इन एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स। यही इंग्लिश मीडियम में रिसोर्स का मतलब क्या है। उसके बाद में सॉइल एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं ये बताना है। जैसे सेम चीज़ हमने ऊपर देखी वही चीज़ हम नीचे भी कर रहे हैं। यहाँ पे अलुवल सॉइल्स है, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटरलाइट सॉइल है, उसके बाद में आपका डेजर्ट सॉइल है। तो सभी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। आप आराम से एक एक पॉइंट को पढ़ करके आसानी से बहुत बेहतरीन तरीके से याद कर सकते हैं। तो ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, इसी तरह से आपका लेटराइट सॉइल है, और आपका डेजर्ट सॉइल है, माउंटेन सॉइल है, आपका फॉरेस्ट सॉइल भी आ जाता है। तो आपको जो याद रहता है वो लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानचित्र मैप वर्क का। तो चलिए मैप वर्क देख लेते हैं। मैप वर्क में आपको सरदार सरोवर बांध, ताप्ती नदी, महानदी रिवर एंड विशाखापत्तनम सी पोर्ट है, जो समुद्री पतन यानी कि समुद्री पोर्ट जो होता है जहाँ पे आपके माल लोड करते हैं जो समुद्र के रास्ते से जाते हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा स्वेज कैनल में जहाज़ फंस गया था, और जो जहाज़ था वो 400 मीटर लंबा था, 400 मीटर। और जो स्वेज कैनल की जो चौड़ाई है वो है आपका 300 मीटर। तो 300 से वो जैसे ही टेढ़ा हुआ तो वो स्वेज कैनल में फंस गया, और उस दिन आपके वो उस रास्ते से जो है कम से कम 50 जहाज़ जाती हैं, वो बहुत 7 दिनों तक अटकी रही। उस जहाज़ को निकालने में बहुत समय लगा। तो उसके हिसाब से मतलब वो रास्ता जो है बहुत इजी होता है, चीप होता है, बेस्ट होता है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। और मुंबई एयरपोर्ट भी है, वो सब चीज़ें कहाँ कहाँ भरनी है आपको। तो सरदार सरोवर बांध जो डैम है वो यहाँ पर भरना है आपको, इस जगह पे। गुजरात और जो आपका महाराष्ट्र है और राजस्थान, तीनों जगह तीनों जो चीज़ मिलती है उसके वहाँ पर पास में ही आपको भर देना है। उसके बाद में ताप्ती नदी जो है आपके महाराष्ट्र एरिया में, मुंबई एयरपोर्ट आपके महाराष्ट्र में ही है। उसके बाद में विशाखापत्तनम जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा, और महानदी जो है ये वेस्ट बंगाल के आसपास में आपको दिखानी है। तो इस तरह से मानचित्र में मैंने ये सारे के सारे ऐड कर दिए हैं। तो आप इसको देख सकते हैं आराम से, शांति से, और समझ सकते हैं। इसके बाद में अगर हम अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्रों में से किन्हीं दो उद्गमों के नाम लिखने हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्रों में बहुत सारे हैं, आपने नाम सुना होगा, आपको ध्यान नहीं होगा। जिसमें आपके इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आता है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन आता है, तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड आता है। अब इसको इंग्लिश में पढ़ूंगा तो आपको याद आ जाएगा, अरे हाँ ये तो यही है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया आता है, कोल इंडिया आता है, गेल इंडिया आता है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स जिसको वेल बोलते हैं,
और उसके बाद में हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। इंडियन ऑयल का नाम आपने सुना होगा, हर पेट्रोल पंप पे आप देखोगे इंडियन ऑयल का, तो ये आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड पूरा कंप्लीट है। अब भारत पेट्रोलियम है, भारत गैस भी यूज़ करते हैं, उसको भी पूरा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बोलते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सभी के अकाउंट है, जो आपके पेरेंट्स हैं सभी के अकाउंट ज़्यादातर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिलेंगे, क्योंकि पहले यही बैंक स्टार्ट हुआ था। मतलब स्टार्ट तो दूसरा बैंक हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा यही बैंक थे जो सरकारी बैंकों में अकाउंट हुए थे। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन एचपी, जो आप गैस यूज़ करते हैं एचपी पेट्रोलियम पे जाते हैं, आप देखा होगा तो एचपी कॉरपोरेशन लिमिटेड। ऑयल एंड ओएनजीसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये सारे के सारे हिंदी और इंग्लिश में लिखे गए हैं, आप चाहे तो कोई भी याद कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। पासवर्ड नोट कर ले, पासवर्ड है 2027, ठीक है, ध्यान रखना है आप, 2027 है पासवर्ड। तो इसके बाद में आप हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 11वां। इसमें है एक्सप्लेन बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम पहले के ज़माने में होती थी, अभी भी है, लेकिन अभी भी वो बहुत हाई लेवल पे चलता है, छोटे स्तर पे नहीं चलता है। पहले क्या होता था कि आपके पास में पैसे नहीं होते थे, करेंसी जारी नहीं होती थी, और पहले के लोग क्या करते थे कि आपस में जो है कुछ दे करके कुछ ले लेते थे। यानी कि बोला कि मैं आपको 100 बोरी गेहूँ दूंगा, आप मेरे को 2 भैंस दे दो, तो इस तरह से हो जाता था। या कोई 10 बकरी दे करके एक गाय ले लेता था। तो इस तरह से ये बार्टर सिस्टम कहलाता था कि वस्तु के बदले में वस्तु ही लेना है। तो सिंपल है, वहाँ पे पैसे नहीं चलते थे। यानी कि मुद्रा के बिना प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के लिए लेन देन के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली जो है वो कहलाती है, ठीक है। सिंपली आप बोल सकते हैं वस्तुओं के लिए लेन देन करना, या फिर वस्तु के रूप में वस्तु ही प्राप्त करना, ये आपका बार्टर सिस्टम कहलाता है। और इसके ऊपर फिर आपको इसकी क्या कमियां हैं और क्या इसकी जो व्याख्या करनी है आपको, तो इस व्याख्या में आप इसकी कमियां और जो है चीज़ें लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमने लिख दी है पॉइंट टू पॉइंट। आप इसको पूरा का पूरा क्लियरली देखेंगे, याद करेंगे, समझेंगे। वीडियो को पॉज करके हर चीज़ इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना। अच्छा जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा जाता है। इसको इंग्लिश मीडियम के लिए नीचे लिखा गया वही सी में, बार्टर सिस्टम वाज यूज टू इन एशियन टाइम, पुराने ज़माने में यूज़ होता था, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड। इट वाज ए सिस्टम वेयर वन कमोडिटी प्रोडक्ट और सम गुड्स वाज एक्सचेंज फॉर द अदर। तो ये सिंपल है, यही चीज़ हिंदी में बताई थी। उसके बाद में ड्रॉबैक्स क्या थे इस सिस्टम के, ये सबसे बड़ी समस्या, इसके ड्रॉबैक्स बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, इसके पूरे के पूरे आंसर जो है कंप्लीट आप पॉइंट वाइज देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हिंदी मीडियम के लिए जितना लिखा है उतना ही इंग्लिश मीडियम के लिए भी आंसर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, दोनों मीडियम के अंतर होते हैं। 12वां क्वेश्चन है, भारत में ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों की व्याख्या करनी है। तो ऋण के औपचारिक स्रोत क्या होते हैं, आप इनकी व्याख्या कर सकते हैं। तो मैंने तो केवल आपको पॉइंट दिया है, और इसकी आप व्याख्या अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, जैसे बैंक और सहकारी समितियां। इसके बारे में थोड़ा सा आपको लिखना है, 2-4 लाइन। इनका ब्याज दर निश्चित होता है। औपचारिक ऋण के स्रोत से ऋण लेने पर शोषण नहीं होता है। इसकी निगरानी आरबीआई करती है। इसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण के लिए ऋण प्रदान करना होता है। और ऋण के अनौपचारिक स्रोत क्या होते हैं, अनौपचारिक यानी अनऑफिशियल। तो इसमें हम बोल सकते हैं ये सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते, जैसे साहूकार, व्यापारी, अड़ोसी पड़ोसी। और इनका ब्याज दर निश्चित नहीं होता, ये कभी भी ब्याज घटा बढ़ा लेते हैं। और अनौपचारिक ऋण के स्रोतों से ऋण लेने पर शोषण होता है, क्योंकि आपको दबाव भी डाला था कि मेरे पैसे अभी चाहिए, मुझे कुछ नहीं जानता, तुम्हारे पास हो चाहे नहीं हो, तो आपके सामान को या आपके घर को वो कब्जा कर लिया जाता है। जैसे कि आपने मूवीज़ में देखा होगा, साहूकार वगैरह जो होते हैं गांव में, इनकी निगरानी आरबीआई नहीं करती है, और इनका उद्देश्य केवल लाभ कमाना होता है, इनका फ़ायदा पहुंचाना लाभ जो है नहीं होता। यही चीज़ आपको यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के लिए भी सेम टू सेम वही चीज़ लिखी है, फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज के बारे में, ठीक है। आप इसको पूरा कंप्लीट पढ़ सकते हैं, वही चीज़ लिखी है। और इसके बारे में 2-2 लाइन ज़रूर आपको लिखना है, आपकी बुक से उसको रेफ़र करेंगे। और ऑप्शन में मुद्रा क्या है और मुद्रा के विभिन्न कार्यों का वर्णन करना है। व्हाट इज़ मनी, एक्सप्लेन वेरियस फंक्शंस ऑफ मनी। तो मुद्रा यानी करेंसी, पैसा या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय विक्रय होती है। यानी कि हम हर ज़िंदगी के हर दिन में या हमारी लाइफ में जो चीज़ पर डे खरीदते या बेचते हैं, उसमें जिस रूप का उपयोग होता है उसको हम मुद्रा कहते हैं, जिसमें सिक्का हो सकता है, कागज़ के नोट हो सकते हैं।
तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसके कार्य क्या क्या हैं, तो यहाँ पे प्राथमिक कार्य है, फिर उसका विनिमय माध्यम आपको लिखना है प्राथमिक कार्य, और इसका जो है गौण कार्य है वो भी है आपका। सब कुछ आपको ध्यान से लिखना है। मूल्य का मापक है, विनिमय माध्य है, गौण कार्य है। उसके अलावा जो है इस स्थित भुगतानों का मान जो है वो आपको लिखना है। इसके अलावा मुद्रा का मूल्य का संचयन होता है। आकस्मिक कार्य जो ग है उसमें भी आपको लिखना है अधिकतम संतुष्टि, पूंजी की सरलता से में वृद्धि, राष्ट्रीय आय का वितरण, ये सब चीज़ें, और साख का आधार, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करनी है, और शोधन क्षमता की गारंटी। इसी तरह से आपको इंग्लिश में डेफिनेशन ऑफ मनी बतानी है, तो फंक्शन ऑफ मनी पहले डेफिनेशन ऑफ मनी बता देंगे। तो मनी इज़ द सिंपल टर्म इन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, आदान प्रदान के लिए यूज़ होता है वो मीडियम है ये। और फंक्शन ऑफ मनी क्या क्या है, तो जैसे स्टैटिक फंक्शन है आपका, डायनेमिक फंक्शन है जैसे मैंने बताया था ऊपर, इसी तरह से आपको ये नीचे भी इंग्लिश मीडियम में लिखे गए। ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ए मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट्स, स्टोर ऑफ वैल्यू। और डायनामिक फंक्शन ऑफ मनी क्या क्या है, ये तो स्टैटिक था। और डायनामिक में आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं दिस फंक्शंस आर money can activate idle source and put them into productive channels, therefore it helps in increasing output, employment and also income levels। फर्दर आप आगे लिख सकते हैं ये किस में हेल्प करता है, सेविंग्स इन इन्वेस्टमेंट में। उसके बाद में क्रिएशन ऑफ न्यू मनी, गवर्नमेंट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कैन स्पेंड मोर देन व्हाट दे अर्न, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप आराम से लिख सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, शेयर ज़रूर कर दे, और लाइक सब्सक्राइब करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। बाकी आपके सभी सब्जेक्ट दे दिए गए हैं आपके इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट 10th क्लास की, उसमें सब कुछ मिलेगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर इसका डालो उसका डालो। आपसे एक ही निवेदन है, हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, प्लेलिस्ट विजिट किया कीजिए। अगर कोई स्टैंडर्ड चैनल पे आप गए हैं तो 100% आपको वहाँ पे चैनल पे आपके क्लास की प्लेलिस्ट मिलेगी, आपके बोर्ड के क्लास की प्लेलिस्ट ज़रूर मिलेगी। उसमें सारे वीडियोस एक साथ डाले जाते हैं, और जो वीडियो आज के बाद फिर आप देखेंगे कभी जो बन रही है वो सारी ऑटोमेटिक उसी में जाएगी। वो फंक्शन ही ऐसा सेटिंग की जाती है कि आपके अगर बोर्ड से आपके क्लास से कोई भी वीडियो बनाई जाएगी तो वो प्लेलिस्ट में ही जाएगी। आपको उसको कहीं भी इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा सिंपली प्लेलिस्ट खोलना है। जो वीडियो डाली गई हैं अब तक वो सारी उसमें मिलेंगी, और जो डाली जाएंगी वो भी उसी में मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच। पासवर्ड मैं आपको बता चुका हूँ, आपने देखा होगा। पासवर्ड ज़रूर आप ध्यान रखा करें, नोट किया करें, ताकि सब्जेक्ट लिख करके सामने उसका पासवर्ड लिख ले। जैसे अभी आप एसएसटी पार्ट 1 का सॉल्यूशन देख रहे थे, तो आप लिखेंगे कॉपी में एसएसटी पार्ट 1 सॉल्यूशन पासवर्ड, और सामने लिख देंगे पासवर्ड, जैसे इसका मैंने अभी भी आपको वीडियो में बताया। तो इसमें 20 27 जो है ये इसका पासवर्ड बताया था मैंने आपको। और इस वीडियो को जो है आपको पूरी तरह से शेयर करना है दोस्तों के साथ में, ये आपसे रिक्वेस्ट है। सभी सब्जेक्ट आपके डाल चुका हूँ मैं, 2020 के सारे क्वेश्चन पेपर्स डाल चुका हूँ, काफ़ियों के सॉल्यूशंस बना दिए हैं। 2021 के लिए जितना भी मैटर है वो डाल चुका हूँ। आपके अभी जो मॉडल पेपर जारी हुए हैं इनके सॉल्यूशन डाल दिया है मैंने। और इससे पहले जब आपका न्यू सिलेबस नहीं आया था तो भी 2021 के लिए मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी किए थे, उसको बोर्ड ने तुरंत हटा दिया था, तो वो भी मैंने अपलोड कर दिए थे जितने विषय के मेरे को मिले थे। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा चैनल पे, दूसरों के साथ में जो है आप ज़रूर शेयर करें, चाहे आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी आप यूज़ करते हैं उस मीडियम से। थैंक यू वेरी मच, और अगले वीडियो के लिए बने रहें, और ज़रूर आप हमें कमेंट करें कि नेक्स्ट जो वीडियो है आपका कौन सा बनाया जाए, और आप उसके लिए तैयार हैं क्या। थैंक यू वेरी मच।